हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैपेबल कोचिंग सेंटर। पीछे के क्लास में हमने क्लास 10 का साइंस चैप्टर में प्रकाश के बारे में कुछ क्लास में बताया था। इस जस्ट पीछे के क्लास में हमने अवतल दर्पण से विभिन्न स्थानों विभिन्न स्थितियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है चित्र द्वारा, ऐसा मैंने समझाया था। आज मैं बताने जा रहा हूं उत्तल दर्पण के द्वारा किसी भी बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण जैसा कि हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, यानी इसमें पेंटिंग कहाँ रहता है, अंदर रहता है। ध्रुव हो गया, फोकस सी। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के अपोजिट साइड में उसका फोकस और वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि दर्पण गोला ये बन रहा है। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें दो तरह का आपको पढ़ना है। पहला तो वस्तु जब अनंत पर है, वस्तु जब अनंत पर है, तो पीछे के क्लास में हमने बताया था अनंत का उल्टा फोकस। हमेशा याद रखिए, अनंत का उल्टा फोकस, वक्रता का वक्रता केंद्र। तो बिना चित्र बनाए आप जवाब दे सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत का, तो ये तो निश्चित हो गया कि फोकस पर बनेगा। कैसे बनता है वो देखिए। तो हमने बताया था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर दो किरण लिए, तो पहले ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण लिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण लिए, तो ये कहां से मतलब ये परावर्तित होती प्रतीत होगी, तो ये तो परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी। लेकिन इस प्रकार कि अगर पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि ये फोकस से जा रही है। कहां से लगेगा कि ये फोकस से होकर परावर्तित हो रही है, माने इस दिशा में ये परावर्तित हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आई ये किरण, तो परावर्तन के बाद इस प्रकार अपवर्तित होगी कि अगर उसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो लगेगा कि ये रोशनी, ये किरण फोकस से आ गई है। उसी प्रकार दूसरा रे मुख्य अक्ष के समांतर इधर से लेते हैं, तो ये भी उसी प्रकार परावर्तित होगी, उसी डायरेक्शन में ये परावर्तित होगी। ये परावर्तित यहां से दर्पण से टकराने के बाद ये यहां से मुड़ जाएगी, लेकिन इस दिशा में मुड़ेगी कि अगर बैकवर्ड हम उसको बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। यानी ये उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण वास्तविक रूप से नहीं मिलती है। उसको जब हम बैकवर्ड मिलाते हैं तो मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, खुद बन रहा है, रियल कटान से, वास्तविक कटान से बन रहा है, नहीं, हम लोग बढ़ा रहे हैं तो लगता है कि वहां मिलेगा, यानी आभासी कटान से बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी या काल्पनिक। तो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा। साइज क्या होगा, तो फोकस पर पॉइंट साइज, वस्तु से बहुत ही छोटा। वस्तु से बहुत ही छोटा, या आप कह सकते हैं बिंदु के आकार का। फिर दूसरी स्थिति होती है, ये तो पहली स्थिति, फिर दूसरी स्थिति होती है कि जैसे अवतल दर्पण में हमने पढ़ा था, अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रखे थे। अनंत पर, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, फोकस पर, फोकस और पोल के बीच में, अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रतिबिंब, उसका आकार और साइज बनता था। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब यानी बिंब का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही बनेगा,
सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसलिए इसमें एक अनंत वाला अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि अनंत का फोकस पर बनता है, तो ये तो बताना जरूरी है। और दूसरा, कहीं भी रखेंगे तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा। तो दूसरी स्थिति क्या है? अनंत और पोल के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में। यानी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, कहीं भी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखेंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा? वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखेंगे। मान लेते हैं कि हम यहां रखें, ये बिंब है, तो एक किरण क्या लेंगे? एक किरण मुख अक्ष के समांतर लिए, तो मुख अक्ष के समांतर किरण कहां से गुजरती है परावर्तन के बाद? फोकस से। तो इसमें फोकस से गुजरे नहीं, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। यानी ये परावर्तन इस दिशा में हो जाएगी, लगेगा कि यहीं से आ रही है किरण। कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, इस दिशा में ये परावर्तित। बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो फोकस से मिलेगी। दूसरा कहां से लेना है? तो दूसरा फोकस से भी ले सकते हैं या पोल से ले सकते हैं। तो पोल से अगर लेंगे, अगर पोल से लेंगे तो ध्रुव से लेंगे तो ध्रुव से कोई भी किरण आपतित होती है। तो क्या नियम है उसका? कि जितना डिग्री का कोण बनाते हुए मुख अक्ष के लिए जितना डिग्री का कोण बनाती है ध्रुव से, उतने डिग्री का कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाती है। तो इसको भी बैकवर्ड में लाएंगे तो यहां पर मिलेगा। तो प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे। यहां पर आप पोल से अगर नहीं किरण लेते हैं तो आप डायरेक्ट फोकस से भी आप किरण ले सकते हैं या वक्रता केंद्र से भी ले सकते हैं, लेकिन कटेगा हमेशा P और F के बीच में। हमने बताया था कि 4 किरण में से हम कोई भी 2 किरण ले सकते हैं। तो हमने ये ध्रुव पर से किरण लिया, इसको बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो यहाँ कटेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का स्थिति क्या हुई? दर्पण के पीछे। कहां पर? ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस के बीच। क्या नेचर है इसका? सीधा है, काल्पनिक है, यानी आभासी। अपने से नहीं बना, हमने पीछे बढ़ाया तो कट किया, इसलिए आभासी और सीधा। आकार क्या है? तो हमेशा वस्तु से छोटा। छोटा। तो ये आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण के सामने हम बिंब को कहीं भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगर आप ये 2 स्थिति नहीं, आप जनरल में अगर ये थी तो ये जनरल में याद करना चाहते हैं तो ये दिमाग में याद कर लीजिएगा कि दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे होता है, आभासी और सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अनंत वाला में फोकस पर, बाकी जितना है सब फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, सीबीएसई वाले, कि नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इमेज formed by convex mirror. When the object is placed at infinity, the image will be formed at focus, which will be behind the mirror point side
वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द इमेज formed by a spherical mirror is behind the mirror, point side, virtual, erect, and when the object is placed in front of a convex mirror between infinity and pole, anywhere between infinity and pole, the image will be formed behind the mirror, which will be between pole and focus, which will be erect and virtual and diminished, वस्तु से छोटा। We can remember only one line related to convex mirror. Wherever we place the object in front of a convex mirror, the image will be formed behind the mirror, which will be erect and virtual and which will be smaller than the object. उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखें, उसका प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी और सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अब हम गोलीय दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है कि इसमें किसका उपयोग होता है या इसका उपयोग कहाँ होता है, या 2 नंबर के क्वेश्चन में, या कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों होता है इसका उसमें उपयोग, 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला अवतल दर्पण। तो पहला उपयोग क्या है इसका? तो हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में। दूसरा उपयोग हजामती दर्पण के रूप में। तीसरा सौर संयंत्रों में। चौथा डॉक्टर, दांत के डॉक्टर द्वारा दांत देखने में। तो अवतल दर्पण के कौन कौन से मेन उपयोग? ऐसे तो हजारों उपयोग है। मेन उपयोग जो आपको क्लास में पढ़ना है, गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है सामने वाला, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, उसका जो पेंटिंग क्या हो रहता है, वो अवतल दर्पण। बल्ब को कहाँ रखते हैं? फोकस पर। तो फोकस से जो किरण आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है? मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, तो लाइट उसका सीधा जो है पड़ेगा सामने रोड पर, इसलिए उसका उपयोग होता है। हजामती दर्पण के रूप में, तो हजामती दर्पण हमने आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने में सबसे लास्ट वाला जो बताया था कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के बाद बनता है आभासी और बड़ा बनता है, ताकि दाढ़ी नजर आ जाए साफ साफ, छोटा दाढ़ी भी अच्छा से नजर आ जाए तो शेविंग हो जाए, तो हजामती दर्पण के रूप में। तीसरा सौर संयंत्रों में। सौर संयंत्रों में सूर्य से आने वाले किरण, अनंत से आने वाली, दूर से आने वाली किरण मुख अक्ष के समांतर होती है, तो किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? सारा किरण गुजरेगी फोकस से, तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्म होगा, इसलिए सौर संयंत्रों में। फिर दांत के डॉक्टर के द्वारा, दांत का डॉक्टर जो है इस प्रकार लाइट सेट करेगा कि उसका फोकस और दर्पण के बीच में उसका जो है ना, उसको बड़ा भी आकार दिखाई देगा, या फोकस पे ही करेगा तो उसका लाइट एक जगह पड़ता हुआ दिखाई देगा, माने कि अगर मुख अक्ष के समांतर लाइट जाएगा तो इससे दांत देखने में सुविधा होती है, तो दांत के डॉक्टर के द्वारा। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहले आपके किताब में क्या दिया है? पश्च दर्पण के द्वारा।
पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, इसी को इंग्लिश में कहते हैं साइड मिरर, जो ड्राइवर के सामने लगा रहता है या बगल में लगा रहता है, साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। और फिर दूसरा कहाँ उपयोग होता है, डबल डेकर बसों में इसका उपयोग होता है, जो बड़े बड़े टाउन में डबल डेकर बस चलती है उसमें ये दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा उपयोग कहाँ होता है, बड़े बड़े मॉल में, बड़े मॉल या बिजनेस स्थान में जासूसी दर्पण के रूप में। ये उपयोग होता है मेन में। आपके किताब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है साइड मिरर के रूप में, पूछ देता है आपके एनसीईआरटी के बीच में ब्लू क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में कन्वेक्स का मिरर का उपयोग क्यों किया जाता है, पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, वो समझाइए। तो चूंकि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होता है, तो पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है वो पहचानने में हमको सुविधा होगी। अगर दूसरा अवतल दर्पण या कोई अगर दर्पण लगा दिए तो ट्रक उल्टा नजर आएगा, पता नहीं चलेगा कि ट्रक है कि टेम्पू है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कि पीछे गाड़ी जो आ रही है वो टेम्पू है, ट्रक है, जीप है, वास्तविक उसका साइज और आकार का पता चलता है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण साइड मिरर के रूप में इसका और उपयोग होता है क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो कम जगह में ज्यादा गाड़ियों का प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कौन गाड़ी के पीछे क्या है या कौन गाड़ी के समांतर कोई गाड़ी ओवरटेक तो नहीं कर रहा है, ये सारी जानकारी ड्राइवर को उससे नजर आ जाती है। तो ये VVI क्वेश्चन के रूप में पूछता है कि पश्च दर्पण के रूप गाड़ियों में पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दो कारण जरूर दीजिएगा। पहला कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो सीधा होता है, जिससे गाड़ियों को पहचानने में सुविधा होती है। दूसरा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होता है, जिसके कारण उसमें ज्यादा से ज्यादा गाड़ी जो है उसका प्रतिबिंब समा सकता है और उसका व्यू जो है वो देखने का उसका क्षेत्र जो है विस्तार हो जाता है, बढ़ जाता है, इस कारण इसका उपयोग होता है। दूसरा, डबल डेकर बसों में उसका उपयोग होता है, एक सीढ़ी से दूसरा जाके ऊपर जो जाते हैं। तीसरा, बड़े मॉल में जासूसी दर्पण के रूप में उपयोग होता है। बड़ा बड़ा मॉल में देखिएगा कि जहां बैठा हुआ मैनेजर या स्टाफ वहां रखा हुआ उत्तल दर्पण, अब लोग को नहीं मालूम होता है कि सबका फोटो उसमें बन रहा है। अब मैनेजर वहां देख रहा है कौन कहां से सामान लेके पॉकेट में डाला या चोरी किया, उस सब वहां छोटा में नजर आ गया कि ऐसे हो गया, तो उसका बड़े माल में जासूसी रूप में होता है। इंग्लिश के स्टूडेंट समझ गए कि यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, फर्स्ट हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, सेकेंड सेविंग मिरर, थर्ड सोलर इक्विपमेंट्स, फोर्थ mirror used by the dentist to see the teeth of the patient. ओके, और उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर का पहला फर्स्ट यूज क्या होगा, तो साइड मिरर के रूप में। वाई कन्वेक्स मिरर इज प्रीफर्ड एज द साइड मिरर, देन यू कैन राइट द टू causes. First, its wider view. Second, the image formed by convex mirror is small and erect, so that the object can be identified easily. What is the size of the object and what type of the object is. Second, in double decker bus. Third, in business mall or business place as vigilance mirror. अब दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, ये VVI क्वेश्चन है। What do you mean by the magnification of a mirror? इंग्लिश में है ना। तो दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी रहता है और डिफिनीशन भी कुछ देता है। तो किसी भी दर्पण के आवर्धन, पहले डिफिनीशन समझ लीजिए, धीरे धीरे बोलते हैं। किसी भी दर्पण का आवर्धन जो है वो
दर्पण द्वारा बनाए गए बिंब की ऊंचाई और दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। किसी भी दर्पण का आवर्धन दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। आप जानते हैं कि अनुपात में क्या हम लोग पढ़ते हैं, जो पहले बोलते हैं वो ऊपर रहता है अंश के रूप में, और जो बाद में बोलते हैं वो नीचे। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई ऊपर रहेगा और बिंब का ऊंचाई नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसे आवर्धन का शाब्दिक अर्थ हुआ बड़ा या छोटा होना। कितना आवर्धित हुआ, तो आवर्धित में बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो इसीलिए इसे अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दर्पण का आवर्धन जो है उसको स्मॉल एम या किसी किसी किताब में कैपिटल एम भी है, लेकिन हम लोग स्मॉल एम से सूचित करेंगे। दर्पण के आवर्धन को किससे सूचित करेंगे? स्मॉल एम से। क्या डिफिनेशन दिए इसका? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात बटा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात बटा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। आई से इमेज हुआ तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ओ से ऑब्जेक्ट हुआ यानी बिंब की ऊंचाई। तो ये एम का डिफिनीशन आप दे सकते हैं कि किसी भी दर्पण का आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, और उस दर्पण के आवर्धन को एम से व्यक्त किया जाता है। तो एम बराबर फार्मूला हो जाएगा एच आई बाई एच ओ। अब एम को अगर हम वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से अगर मतलब कि जोड़ते हैं तो उसका फार्मूला हो जाता है दर्पण में माइनस भी बाई यू, यानी एम का आपके पास दो फार्मूला हो गया, एक एच आई बाई एच ओ आई इक्वल टू माइनस एम बाई माइनस भी बाई यू। ये दोनों मैग्निफिकेशन यानी दर्पण के आवर्धन का फॉर्मूला है। अब आवर्धन से रिलेटेड कुछ तथ्य पूछा जाता है कि क्या होता है इसका मतलब, जैसा कि एनसीईआरटी के ब्लू क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि m बराबर 1 है तो उसका मतलब क्या हुआ। तो यहां अब हम वो डिस्कस करेंगे कि जब m बराबर 1 होता है तो m बराबर 1 कब होगा? जब ये कट के 1 आ जाएगा। तो ये कट के 1 तभी आएगा जब दोनों बराबर हो, यानी वस्तु की बिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों बराबर हो। तो इसका मतलब है m बराबर 1 यानी आवर्धन बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ प्रतिबिंब जो है बिंब के आकार का है। प्रतिबिंब जो है वो बिंब के आकार का है। फिर आता है कि m बराबर m इज लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? तो m लेस देन 1 कब होगा? m जो है लेस देन 1 कब होगा? जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, यानी हर ज्यादा होगा और अंश कम होगा, तो इसका वैल्यू 1 से कम होगा, जैसा हम मैथ में जानते हैं। तो अब हर ज्यादा है यानी ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा है, यानी प्रतिबिंब छोटा है। तो m इज लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। अब आता है कि अगर m इज ग्रेटर देन 1 पूछ दिया तो m जो है ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब अंश ज्यादा होगा और हर कम होगा। अंश ज्यादा होगा तो अंश में है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगा तो m ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है।
फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब m जो है वो निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, और जब m जो है वो पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ। तो m निगेटिव कब होगा, प्रतिबिंब हम जब लंबाई नापने का जब पढ़ रहे थे कि किस प्रकार नापा जाता है, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है, तो हमने पढ़ा था कि मुंह कक्ष के ऊपर सारा पॉजिटिव होता है और नीचे जो होता है निगेटिव होता है। तो मुंह कक्ष के नीचे फिगर कब बनता है, जब वास्तविक बनता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो उल्टा होता है यानी मुंह कक्ष से नीचे बनता है। तो एम निगेटिव का मतलब क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और उसी प्रकार एम पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। तो एम के बारे में, आवर्धन के बारे में इस तथ्य को जानना जरूरी है ताकि हम ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकें और आपका एक न्यूमेरिकल भी है एम निगेटिव पर, वहां कुछ आपको शो नहीं किया, सीधे बोला है कि आवर्धन जो है -3 है, तो -3 है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन इमेज बना रहा है, वास्तविक बना, रियल बना, तो मैथ बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगा। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वाले वो ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम में इसलिए हम प्रत्येक बार उसको डिफाइन कर देते हैं कि कुछ सीबीएसई के स्टूडेंट्सों ने ऐसा कहा कि सर आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, कुछ इंग्लिश में बोलिए, टर्म्स कम से कम इंग्लिश में बोलिए ताकि हम लोग समझ सकें। तो हम टर्म्स ही नहीं, सारा डिफिनीशन भी आपको इंग्लिश में बोलते हैं, आप उसको समझिए। मैग्निफिकेशन, we are I am going to define magnification. What is magnification? Magnification means large or small. General means. डिफिनीशन का क्या होगा मैग्निफिकेशन का, तो आपके किताब में दिया है कि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से समझिए, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। Magnification is denoted by small m. In some books, capital M is also given, but we prefer small m. Magnification is denoted by small m, and magnification is equal to height of the image to the height of the object, and it can be related by also a formula related to the distance, object distance and image distance. तो magnification is equal to -v by u. So we get the two formulas of magnification, whether height of image to the height of object or -v by u. Some terms that is related to magnification is asked in your class. What do you mean by n is equal to 1? Means when magnification is equal to 1, it indicates that the image is, the size of the image is equal to the size of the object. When m is less than 1, it means the size of the image is less than size of the object, and when m is greater than 1, it means ki image is enlarged. Size of the image is greater than size of the object. Also, sometimes you are asked, when m is negative, what do it means? When m is positive, what does it means? So when m is negative, it means the image is formed under the principal axis. It means the image is inverted. So and when m is equal to negative, it means the image is inverted or real, and when m is positive, it means image is erect. So image erect, when image is erect, when the image is virtual. That's all. अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा, मेरा ये वीडियो
अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और इसे सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन जो है वही मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और आगे अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो डालूं। थैंक यू।